मेरा नाम डॉक्टर जेपी माथुर है और बेसिकली मैं सीकर राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। लेकिन आफ्टर डिग्री 1983 से मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर ज्वाइन किया और उदयपुर का स्टे तो ऐसा रहा जैसे लगता था कि हाँ जो सपने हमने देखे, क्योंकि 78 में मैं कॉलेज से यहाँ खेलने आया था। तब ये इमेजिन किया था कि कभी इस शहर में आना हुआ और 83 से लेके अभी तक इस शहर ने मुझे अपना लिया और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो लगभग 36 साल की सर्विस से मैं रिटायर होकर के यूनिवर्सिटी से अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। और इस फर्म का मैंने मेरे जो है सेकंड जो सन है, मेरे दो बेटे हैं। एक 92 बॉर्न क्षितिज माथुर है जो कि इस वक्त यूएस में है और मल्टीनेशनल कंपनी में वो वहाँ काम कर रहा है। वहीं से जॉन हॉपकिंस, आजकल बहुत नाम सुना होगा आपने, उसने वहीं से MBA किया। छोटा बेटा मेरा जो है वो आर्किटेक्ट है और 98 में बॉर्न हुआ। उस वक्त मैंने एक छोटी सी फर्म बनाई क्योंकि हॉर्टिकल्चर में मेरा इंटरेस्ट था, ये मेरा सब्जेक्ट था। तो बड़े बेटे के नाम से हमने क्षितिज कंसल्टेंसी के नाम से एक फर्म बनाई जिसमें कि हमने लैंडस्केप और हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटी स्टार्ट किया। बैकग्राउंड ये था कि उससे पहले उदयपुर में कोई प्रोफेशनल लैंडस्केप काम करने वाला नहीं था। जो ट्रेडिशनल बागवान हुआ करते थे वो थोड़ा बहुत काम किया करते थे और बाहर के आर्किटेक्ट्स जो डिज़ाइन भेजते थे, बाहर के आदमी आके यहाँ काम करके चले जाते थे। तो जो वो नए यहाँ की सोइल को समझते थे, न क्लाइमेट को समझते थे। और जब क्लाइंट को प्रॉब्लम आने लगी तो वो प्रॉब्लम लेकर के लोग कॉलेज में आने लगे हमारे पास। हम उनको सॉल्यूशन देते थे। तो एक ऐसे ही क्लाइंट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप इसको पार्ट टाइम प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते। तो उस वक्त ये जो दिमाग में जो किया, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, परस्यू किया। तो आज लगभग जो है 98 से करीब 22 साल हो गए हैं और मेरा बेटा आर्किटेक्ट बन के भी आ गया है। और उसकी डिग्री होने के बाद में पहले वो ये कहता था कि पापा यार ये घास फूस का काम मैं नहीं करूँगा। लेकिन लॉकडाउन में जब वो यहाँ आया और उसने जब फील किया कि हम नेचर को भी सर्व करते हैं, पैसा तो अपनी जगह है, उसके बाद उसका माइंड चेंज हुआ। और इस बीच वो क्या बॉम्बे में एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट है, उनके साथ में इंटर्न काम किया। तो 9 बजे लैपटॉप लटका के जाता था, रात को 9 बजे आता था और सैलरी तो ऐसी मिलती थी जिससे बॉम्बे में एक बच्चा सर्वाइव भी नहीं कर सकता। और जब लॉकडाउन में वो यहाँ रहा और लॉकडाउन खुलने के बाद में हमने वापस सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया, काम स्टार्ट किया, तो उसको लगा कि पैसा तो एक अपनी जगह है लेकिन इसमें एक नेचर को सर्व करके एक सेटिस्फेक्शन और मोर ओवर जो क्लाइंट है उसके साथ में एक आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है ना डेवलप होती है। और हमारी खासियत खाली ये है कि हम टोटल प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक वे से करते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल और फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते हैं। तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ में हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और वो कंसेप्ट भी रखते हैं। आज जब से कोविड हुआ है तब से एक कंसेप्ट ये आ गया कि जब तक आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा आप कुछ भी दवा ले लीजिए, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो आज 22 साल पहले हमने जो काम चालू किया है उसकी तरफ अब लोगों का, लॉकडाउन में पता नहीं लोगों को लगता है कि काम अफेक्ट हुआ है, मेरा काम तो बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ को नेग्लेक्टेड समझ रहे थे उनको भी वैल्यू समझ में आ गई कि ऑर्गेनिक फूड की वैल्यू क्या है। तो ये एक छोटी सी मेरी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली जब हमने ये काम किया था तो जनरली डिजाइन्स बाहर के आर्किटेक्ट्स देते थे, तो उनको प्लांट्स का इतना आइडिया होता नहीं है। तो कुछ आर्किटेक्ट्स तो ऐसे थे जो कहते थे कि हमारी डिज़ाइन को 100% फॉलो करो। कुछ आर्किटेक्ट्स हमसे व्यूज एक्सचेंज करते थे कि मेरा विजन ऐसा है, ऐसा कुछ करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी के आर्किटेक्ट्स ये थे कि भैया सिविल का हमने कर लिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा प्रोजेक्ट जाने। तो फ्रीडम मेरे को काफ़ी रही। लेकिन उसमें बाद में जो मैंने फेस किया कि मैं टेक्निकल एडवाइस तो मैं दे देता हूँ लेकिन जो प्लांट सप्लाई जो हो रहा है वो उस लेवल का नहीं हो रहा है। फिर देखा कि जो एजेंसी काम कर रही है वो भी उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक काम नहीं कर पा रही। तो हमने अपनी कंपनी में 4 जो है इसके सेक्शंस बनाए। डिजाइन भी हम करने लगे क्योंकि आर्किटेक्ट लैंडस्केप डिजाइन नहीं देता था,
वो बिल्डिंग की डिजाइन दे देता था और जो डिजाइन देता था वो लोकल रिक्वायरमेंट को फुल, क्योंकि ज़्यादातर बॉम्बे और बड़ौदा उधर से आते थे प्लेन लैंड में, ये हिली टेरेन है, तो उनको कंटूर्स वगैरह का इतना आइडिया रहता नहीं था। तो हमने जो है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, सुपरविजन और मेंटेनेंस, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं लैंडस्केप के, वो चारों जो है हमने इसमें स्टार्ट किए। अब इसमें हम टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं। टर्न की का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन है, आप हमको पानी दे दीजिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट जो डिजाइनिंग है वो हम करेंगे, आपके साथ नंबर ऑफ सिटीज है उससे फाइनल करेंगे। आप हमारे पास में 25-30 आइटम्स की लिस्ट है, आपको बारबेक्यू चाहिए क्या, गजीबो चाहिए क्या, पाथवे, साइकिलिंग ट्रैक, जितना कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट हमको देता है, उसके हिसाब से हम लैंड यूज प्लान सबसे पहले बनाते हैं। सपोज आपका 2 बीघा का ही फार्म हाउस है और उसका आपको पूरा प्लान हमसे कराना है, तो सबसे पहले हम आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, फिर उसको टेक्निकली और कोशिश करते हैं वास्तु के हिसाब से उसमें कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मास्टर प्लान। अब हो सकता है आप फर्स्ट फेज में कंप्लीट करें, हो सकता है बजट की लिमिटेशंस हो तो आप उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज में भी, तो उसमें हम प्रायोरिटीज फिक्स करके और आपका प्लांट का जो है प्लांटेशन का काम स्टार्ट करते हैं। सेकंड आता है लेआउट। मेरे पास में टेक्निकल टीम है पूरी, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो मैप बनाया है उसके हिसाब से साइट पे जो है आपका लेआउट हो जाता है। और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको एसेसिबल बनाए ताकि रोड्स वगैरह जो है ये फाइनल हो जाए, सिविल आपका फ्रीज हो जाए। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है सुपरविजन, क्योंकि इसमें सिविल की भी कुछ टीमें इन्वॉल्व रहती है, तो हमारे पास में सुपरविजन के लिए पूरी टीम है जो कि वीकली, डेली आपकी रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से वहाँ जाती है और उस चीज़ को मॉनिटर करती है। डेवलपमेंट में हम जो टर्न की प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी ही टीम लगाना पसंद करते हैं, ताकि सब चीज़ जो है ना, हम ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं तो प्लांट्स मटेरियल भी हम ऐसी जगह से खरीदते हैं जो कि जहाँ पे कि केमिकल या तो यूज नहीं हो या कम हो। डेवलपमेंट डिजाइन के हिसाब से हो गया। उसके बाद में हमने ये देखा कि जो बागवान जो काम करते हैं वो उस लेवल तक मेंटेन नहीं करते हैं जिस पे, तो हमने अब मेंटेनेंस टीम भी लगा दी है, जो 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास में हैं, तो हमारी टीम वहाँ काम करती है, हमारी गाइडेंस में काम करती है। और टर्न के प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हम लेते हैं वो 100% सर्वाइवल के रहते हैं, कि यदि कोई प्लांट मरता है तो पहली बात तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं किसी कारण से, क्योंकि लाइव मैटर है, अगर मर भी गया तो हम विदाउट एनी कॉस्ट उसको रिप्लेस करते हैं। तो अब ज़्यादातर क्लाइंट जो है ना वो हमको टर्न की प्रोजेक्ट देना पसंद करते हैं, जिसमें डिजाइनिंग से लेके मेंटेनेंस तक वो टेंशन फ्री रहते हैं। तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ों में आती है, बट जैसे जैसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है उसके साथ में हम लोग जो है उसको सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। हमारे एक परिचित प्रोफेसर विजय नारायण जी थे, जिनके संपर्क में जब मैं आया उदयपुर आने के बाद में, तो मुझे ये लगा कि क्योंकि 22 साल की उम्र में जब मैं आया था तो मेरा कुछ विजन क्लियर था नहीं, और ज़िंदगी में सपने बहुत तरह के थे, जिसमें एक सबसे बड़ा सपना होता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, शादी करें, उसके बाद में जो है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें, क्योंकि सर्विस तो हो ही गई थी। लेकिन उनके संपर्क में रहने के बाद में मुझे लगा कि ये जीवन यही नहीं है, जीवन इससे बहुत कुछ आगे है। और उनके साथ में हमने जो है उदयपुर एनवायरनमेंट ग्रुप एक बनाया, जो कि यहाँ पे जो कमिश्नर थे उस वक्त मीठालाल जी मेहता साहब, उनकी देखरेख में था। तो हमने मतलब सर्विस के साथ में एनवायरनमेंट के काम में जो है ना जुड़ना शुरू किया, और उनके साथ में रहने के बाद में मुझे पता लगा कि लाइफ में हॉबीज आपकी हो सकती हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी जो है रहने की, सादा जीवन उच्च विचार, ये मैं उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और सबसे बड़ी बात, जब उनके तीसरे बच्चे की शादी हुई और उनका जो मैंने रोल देखा, तो मैंने ये कसम खाई कि मैं मेरी शादी में एक पैसा भी दहेज नहीं लूँगा, और हमने वो ही किया। मेरी वाइफ उन्हीं के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर लगी थी, मैं वहीं पीएचडी किया हुआ था, और संयोग से वो मेरी जूनियर थी। हमने शादी का जब डिसाइड किया तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि सिंपलेस्ट पॉसिबल जो शादी करेंगे और दहेज 0 नंबर होगा।
और हमने दोनों ने उदयपुर से जयपुर जब हम गए शादी के लिए तो 5 साड़ी हम दोनों ने मिलके खरीदी कि यही लेकर के तुम वापस आओगी। और उनके फादर रशियन लैंग्वेज के प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, उनकी बहुत सारी तमन्नाएं थी, लेकिन मेरे घर में भी बहुत सारी विरोध हुआ। और आप विश्वास करेंगे 1989 में जब हमारी शादी हुई उस वक्त हमने न तो कोई अंगूठी पहनी, न मैंने कोई साफा बांधा, न हम घोड़ी पे बैठे, न हमारे कोई बैंड बाजा आया। बिल्कुल एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हमारा फूफा जी का था जिस पे बैठ करके हम शादी करने के लिए गए। और विदा होते समय जो है एक ऑटो किराए में लेकर के हम लोग विदा होकर के आए। तो प्रोफेसर विजय नारायण जी के कारण ही ये सब संभव हुआ। और इसी का नतीजा ये है कि आज चाहे हम कितनी भी लिमिटेशंस में रह रहे हों, लेकिन ये लगता है कि जो भगवान ने दिया, उदयपुर ने दिया, वो हमको काफ़ी ज़्यादा दिया है। तो थैंक्स टू विजय नारायण जी एंड उदयपुर। एक्चुअली चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे काफ़ी रिलेशंस थे। तो ICR का एक कंसेप्ट है कृषि विज्ञान केंद्र, जो हर जिले में जो है एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, चाहे वो NGO चला रहा हो, चाहे विश्वविद्यालय चला रहा हो। तो मेरे पास में KVKs पे जो ट्रेनिंग होती थी, जो यंग बच्चे होते थे जो अपना बागवानी का काम सीखना चाहते थे, तो उसमें 6 महीने का इनका जो है ना डिप्लोमा होता था और 1 साल का जो है ना सर्टिफिकेट कोर्स होता था। तो मेरे संपर्क में वो लोग रहते थे और मैं उनको कहता था कि जिन बच्चों को अपना काम सीखना हो, क्योंकि आप लोग खाली क्लासरूम टीचिंग कराते हो, तो बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें से चोमू में एक है डॉक्टर गुप्ता, वो रेगुलर मेरे पास में जिन बच्चों को जॉब की ज़रूरत होती थी वो मुझे भेज देते थे। और मैं 3-3, 4-4 के ग्रुप को एक प्रोजेक्ट में लगाता था। उस समय मैं उनको खाली एक इनिशिएटिव ये मान के चलिए कि इंसेंटिव टाइप देता था, स्कॉलरशिप टाइप, सैलरी नहीं देता था, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैं पेड वर्कर हूँ। और 6 महीने की वो जो ट्रेनिंग करके आते थे, उसके बाद में वो 3, 4, 5, 6 महीने मेरे साथ काम करते थे। फिर मैं उनसे पूछता था, क्योंकि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है मेरे पास में, कोई क्लासरूम नहीं है, साइट है, आप लेआउट कीजिए, आप प्लांट्स लगाइए, आप उनको सर्वाइव कराना देखिए। सब चीज़ जो है, नर्सरी का में पौधे लगाना अलग चीज़ है, और नर्सरी से जब आप फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं उस वक्त उनकी कैसे केयर करनी है। एक स्टेज ऐसी आती थी जब बच्चों को ये लगता था कि सर अब हम अपना काम कर सकते हैं। तो मैं दोनों चॉइस देता था कि अगर आपको सर्विस करनी है तो मेरे पास में बहुत सारे भगवान की दया से प्रोजेक्ट्स हैं, मैं तुमको एज ए सुपरवाइजर वहाँ लगा देता हूँ। और यदि आप खुद करना चाहते हैं तो आप अपने अपने, क्योंकि पूरे राजस्थान से बच्चे आते थे तो वो जाते थे अपने अपने एरिया में काम करना, और रेगुलर मेरे टच में रहते थे। तो उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो मेरे से फ़ोन से कांटेक्ट में रहते थे, कभी आ जाते थे। और उनको ये मानिए कि मैं पीछे से सपोर्ट करता था कि मान लीजिए कहीं प्लांट मटेरियल अच्छा नहीं मिल रहा तो मैं उनको एड्रेस दे देता था कि तुम उस नर्सरी से मंगा लें। तो इस वक्त नहीं करते करते मुझे लगता है कि 350 आदमी इन पिछले जो है 20-25 सालों में मैंने जो है ना एज ए सुपरवाइजर तैयार किए हैं। और उदयपुर में तो मुझे लगता है कि गार्डनर शायद 1000 नंबर से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस भी प्रोजेक्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ 8-10 जनों की टीम होती है। धीरे धीरे वहाँ काम कम होता जाता है, वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल पे अपना कीला और कैंची ले ली तो दिन के 300-400 रुपये वो कॉलोनी में आराम से जो है ना। और मैं जो है ट्रेंड बागवान रखना कम पसंद करता हूँ। जिस प्रोजेक्ट पर हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे नेचुरली पहले से सिविल की लेबर होती है, उन्हीं में से जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैं मेरी टीम में ले लेता हूँ। और जो इंटरेस्टेड होता है वो कंटिन्यू करता जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट पे भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसी बच्चे को मैं अपॉइंट करूँ जिसने कि लगाया है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका उसके साथ में एक मेंटल जो है एसोसिएशन और जो है ना वो ये मानता है कि ये पौधा मेरा लगाया हुआ है। तो मैं बाहर से किसी को शिफ्ट करने से बेटर ये समझता हूँ जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया है, जिसने लगाया है। और इतने वर्षों में मुझे शायद नहीं है याद है कि मैंने कभी किसी एम्प्लॉय को हटाया हूँ। इवन लॉकडाउन में भी मैंने जो है ना, चाहे कितनी भी लिमिटेशंस रही हो, मैंने एक भी बच्चे को जो है ना, और उल्टा ये हुआ है कि लॉकडाउन के बाद में मेरे पास में एम्प्लॉयों की संख्या बढ़ी है। पता नहीं क्यों कहते हैं लोग कि लॉकडाउन का नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। हाँ, हायर पोजीशंस पे हो सकता है, लेकिन लेबर्स की डिमांड तो जो है ना, और टेक्निकल काम करने वाले लोगों की तो डिमांड सर्टेनली बढ़ी ही बढ़ी है। इसलिए मैं संतुष्ट हूँ
कि आज नहीं करते करते जो है इतने घर के चूल्हे जो है ना मेरे यहाँ जो है काम सीखने से या एसोसिएशन से जो है ना आज चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लैंडस्केप दो तरह के हैं, एक हार्ड लैंडस्केप है और एक सॉफ्ट लैंडस्केप है। इस लॉकडाउन से पहले तक मैं सिर्फ सॉफ्ट लैंडस्केप में ही डील करता था। सॉफ्ट लैंडस्केप का मतलब ये है कि जहाँ पे प्लांट लगाना है और प्लांट को सर्वाइव कराना है। अब चूंकि बेटा आर्किटेक्ट बन गया है, मैं टेक्निकली जो है मेरी टीम और ज़्यादा साउंड हो गई है, तो अब हमने हार्ड लैंडस्केप डिजाइनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें पाथवे है, स्विमिंग पूल है, गजीबो है, बारबेक्यू है। पहले हम खाली डिजाइन देते थे, लेकिन अब जो है ना हम लोगों ने उसकी डिटेलिंग और इवन अब सिविल के काम भी जो है ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है कि जैसे फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरी टाइप मकान नहीं होता है, 2-3 कोटेज का होता है, तो वो जो है हम अब डिजाइनिंग का काम जो है ना स्टार्ट कर दिया है। और लेकिन मेरी पर्टिकुलर चॉइस जो है ना वो अभी भी सॉफ्ट लैंडस्केप है, कारण कि जो प्लांट मैंने आज लगाया 10 साल बाद यदि मैं उस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और उसको जब मैं बड़ा होते हुए देखता हूँ तो मुझे एक अलग ही जो है ना सुकून जो है ना वो प्राप्त होता है। पैसा वैसा सब अपनी जगह है, वो प्लांट मुझे ऑक्सीजन जो दे रहा है। और मैं तो कई बार किसी प्लेटफॉर्म पे यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जितने तरह के टैक्स लगा रखे हैं उसके साथ में एक ऑक्सीजन टैक्स और लगाना चाहिए कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड अगर आप खुद फुलफिल नहीं करते हैं तो आप प्रकृति से ले रहे हैं, सराउंडिंग से ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जो है सारे टैक्सेस के साथ में एक ऑक्सीजन टैक्स जो है ना बड़ा कभी जाते हैं, जैसे नेपाल एक बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है, भूटान बहुत, लेकिन जब वहाँ जाते हैं नेचर के प्रति जो लोगों का रुझान देखते हैं तो एक अलग तरह का। नेपाल में अगर आपने एक छोटे से छोटा मकान भी बनाया है तो उसके आगे नक्शा पास होने से पहले आपको 2 पेड़ रख करके जिंदा रखना जरूरी है। खैर भूटान में तो वैसे भी वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है, अकेली है। तो अब जो हमारी जो मैं एज ए टेक्निकल पर्सन जो कहता हूँ कि हमारी ऑक्सीजन डिमांड के साथ में कार्बन नेगेटिव या कार्बन न्यूट्रल करना भी हमको बहुत ज़्यादा, आज हम मेरे जितने प्रोजेक्ट्स अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी गेट से अंदर नहीं जाए, अंदर आप साइकिल से जाइए, आप गोल्ड कार्ट से जाइए या बैटरी ऑपरेटेड किसी व्हीकल से जाइए, कि एटलीस्ट जिस सराउंडिंग्स में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं वहाँ तो आप कार्बन जो है इमिशन जो है मिनिमम जो है ना, और कोशिश ये करते हैं कि एसी का यूज़ नहीं हो, और यदि हो, क्योंकि अगर आपने प्राकृतिक रूप से अगर फार्म हाउस डेवलप किया और किया है तो टेम्परेचर बाहर से 5 से 7 डिग्री वैसे ही डाउन रहता है। एक हल्की जो है ठंडी बयार जो आती है वो आपको प्रकृति के बहुत नज़दीक लेके जाती है। आपका थॉट प्रोसेस और इमेजिनेशन जो है पावर जो है ना वो आपका मल्टीपल हो जाता है वहाँ पर। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ आखिर कि आप जो है, और बार बार मेरे हर प्लेटफॉर्म पे मैं यही कहता हूँ कि जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड तो आप फुलफिल कीजिए। यदि आपके पास में जगह नहीं है तो गमलों में आप लगाइए, आप अगर छत है तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो है आप अपनी मिनिमम वेजिटेबल रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स आपकी जो है ना बहुत आसानी से जो है, जैसे हरा धनिया है, मेथी है, पालक है, वो आप आसानी से उगा सकते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन को हमारी कंट्री में जो है ना वो जॉब से जोड़ दिया गया है। इसलिए आप एजुकेट होइए, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड होने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आप अपने लिए काम करेंगे और आप 10 आदमियों को और जॉब दे सकते हैं। तो जॉब प्रोवाइडर बनिए, जॉब सीकर मत बनिए। हमारे यहाँ जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही था तो हर बच्चा ये सोचता है कि मेरा बीटेक होने के साथ में मेरा लास्ट सेमेस्टर से पहले मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरे को 3-3.5 लाख रुपए की सैलरी ऑफर हो जाए, और वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। और क्योंकि मेरा बेटा भी उसी दौड़ में था, उसने चेन्नई एसआरएम से कंप्यूटर साइंस से मैं किया था, तो उसने जो प्लेसमेंट लिया और मुंबई में उसको प्लेसमेंट मिला, तो जो भी 3-3.5 लाख का पैकेज था उसमें मुंबई में एक आदमी कंफर्टेबल रह भी नहीं सकता है। बट ही वॉज हैप्पी कि आई एम वर्किंग विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी। उसका जस्ट उल्टा हुआ, मेरा बेटा जो आर्किटेक्ट है, जो ये सोचता था कि मैं जो है ग्राफिक डिजाइन करूंगा और मुंबई जाऊंगा और जाऊंगा, लेकिन थैंक्स टू कोविड, थैंक्स टू लॉकडाउन, कि जब वो यहाँ रहा, मेरे साथ प्रोजेक्ट्स पे गया, तो इसको ये फील हुआ
कि 3-3.5 लाख रुपए जो तुम साल भर की सैलरी है वो तो तुम एक प्रोजेक्ट में 1 महीने में कमा सकते हो। तो एजुकेशन को जॉब से मत जोड़िए। एजुकेशन से आप ये मानिए कि आपकी बुद्धि खुलती है, आपका लॉजिकल पावर बढ़ता है, आपका विजन बढ़ता है, लेकिन उसका उपयोग आप जॉब क्रिएट करने में कीजिए, नहीं कि जॉब करने के लिए। क्योंकि जॉब आप जब करेंगे आपकी लिमिटेशन होगी। आप जैसे मैं देखता हूँ ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपने एजुकेशन ली हो वो आप जॉब में ले लेगी और अपने हिसाब से ट्रेंड करके और वो अपना काम कराएगी। यानी जो एजुकेशन आपने ली उसका जॉब में कोई योगदान आपका नहीं है। तो इसलिए जो भी जिस डिसिप्लिन में भी पढ़ रहा है, और मैं कई प्लेटफॉर्म पे कहता हूं कि हमारी कंट्री में स्कूल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए, कॉलेज एजुकेशन जो है ना वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी जो है वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए होनी चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट डिग्री करने के लिए कि साहब ये बीए है, ये एमए है। मैं देखता हूँ बच्चों को एमए एमकॉम कर लिया, पीएचडी कर लिया और उनको एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना वो आपका बहुत, डिग्री लेना अलग चीज़ है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली हम 2 ब्रदर थे, मेरा नाम ज्योति और छोटे का दीपक। हम छोटे से गांव में रहते थे जिसमें ना बिजली थी ना पानी था। कुएं से हम जो है बाल्टी से पानी खींच के मम्मी पापा के साथ में घर आया करते थे और लालटेन में पढ़ाई किया करते थे। 5th क्लास तक हम उस गांव में रहे। 6th में हम वहाँ से एक 6 किलोमीटर दूर गुरुकुल था, उसमें पढ़ने जाते थे। कोई साधन नहीं, कोई और नहीं। अनफॉर्चुनेटली छोटे ब्रदर की टिटनेस से डेथ हो गई। उसके बाद में हम लोग जो है सवाई माधोपुर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ शिफ्ट हुए। वो पीरियड हमारा काफ़ी टफ रहा क्योंकि ब्रदर की डेथ हुई हुई थी, पापा बहुत अपसेट हुए। 1 साल बाद में हम लोग जब एक और टाउन है लक्ष्मणगढ़, वहाँ गए तो हमें लगा कि गवर्नमेंट क्वार्टर मिला, बिजली है, पानी है। वो एक हमारा गोल्डन पीरियड रहा वास्तव में। ये बात है मेरी 7th क्लास से लेकर के और 11th क्लास तक। इस बीच में हमारे दादा की डेथ हो गई। हम लोग अपने नेटिव गांव जो है दादी की सेवा के हिसाब से शिफ्ट हो गए। पापा डेली अप डाउन करते थे। अनफॉर्चुनेटली 79 में उनका जो है डेथ हो गया। अब टफ टाइम स्टार्ट हुआ। कौन से रिलेटिव्स और कौन से फ्रेंड्स। बड़ी मुश्किलों से मैंने 81 में बीएससी किया और आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गवर्नमेंट जॉब में फादर होने के कारण मेरे पास में जॉब ऑफर था कि मैं क्लरिकल जॉब वहाँ ज्वाइन कर लूँ, लेकिन गॉड्स प्लान मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि बहुत सारे रिलेटिव्स का और पापा के फ्रेंड्स वगैरह का प्रेशर था कि गवर्नमेंट सर्विस ऐसे मिलती नहीं है, तुम ज्वाइन कर लो। एनीवे वहाँ से मैं जयपुर अपने ननियाल शिफ्ट हो गया बिना परमिशन लिए। वो भी क्या समय था क्या आपको कुछ पूछना नहीं होता था। माँ और हम उठ के चल दिए। वहाँ हमने एमएससी में एडमिशन ले लिया, एमएससी कर ली। उसके बाद में आया कि अब क्या किया जाए। वापस ये था कि भाई एक तो ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट सर्विस कर लें, दूसरा ऑप्शन आप जॉब कर लें। मैं फॉर्चुनेट रहा कि मेरे ने एक दिन भी बेरोजगारी नहीं देखी और उदयपुर से मेरे को जॉब ऑफर आया और 83 में डिग्री होने के तुरंत बाद मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। 83 में मैं यहाँ आया, माँ को भी लेकर के आ गया। उसके बाद में वापस जो है बुरे दिन हमारे थोड़े से जो है ख़त्म हुए। धीरे धीरे स्ट्रगल करते गए और आज एक अच्छा जो है पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है डॉक्टर आरती, वो प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, यहीं सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में। बड़ा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ में उसने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में एमबीए किया जॉन हॉपकिंस से, वो यूएस सेटल है। छोटा बेटा आर्किटेक्ट है, देहरादून से उसने डिग्री की और अब वो मेरे साथ ही एसोसिएटेड है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी देखे हैं और ये भी पता लगा है कि आपको खुद की अर्निंग के सिवा कोई साधन नहीं है। टफ टाइम जो है ना लाइफ में जब भी आए आप अपना सही, अगर हो सकता है मैं क्लरिकल जॉब वहाँ ज्वाइन कर लेता तो जो लाइफ में मैंने स्ट्रगल देखा और जो ग्रोथ देखी वो शायद मैं वंचित हो जाता। हाँ, ये बात है कि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन जब सपने देखने की उम्र थी तब हमारे तो खाने के भी लाले थे। तो जिंदगी में सपने तो हमने कभी देखे नहीं और समय के बहाव में अपने आप को छोड़ दिया।
मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करूँगा, लेकिन वही गॉड्स प्लान। मेरे 2 कजिन ब्रदर उदयपुर में ही पढ़ते थे और मेरे फादर ने ये कहा था कि यार एग्रीकल्चर में तो मैं तुमको नहीं एडमिट कराऊंगा। वो दोनों डिग्री करके बैंक्स में चले गए और मैंने जो डिग्री करी उसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था और मैं उसी विश्वविद्यालय में जॉब करने आया जिसमें कि मेरे को एडमिशन लेने से मेरे फादर ने रोका। तो ये शायद गॉड्स प्लान था। और मुझे ये लगता है कि सोचने से कुछ नहीं होता है, आप उसी रास्ते पे चलोगे। क्योंकि मैं एग्रीकल्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन जॉब मैंने एग्रीकल्चर में किया। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि हमारी शादी के बाद में एक हमारे सीनियर थे डॉक्टर MB वर्मा, उन्होंने एक गमला भेंट किया कोलियस प्लांट का शादी का, क्योंकि हमने लिफाफा और वो सिस्टम तो कभी रखा भी नहीं था। तो उन्होंने गमला भेंट किया तो हमारा इंटरेस्ट जगा, बालकनी में वो गमला रखने लगे। तो थोड़े दिनों बाद में हमको ये फील हुआ कि ये गमला अकेला है। तो धीरे धीरे हमने खुद ने परचेज करने शुरू किए और आज हालत ये है कि मेरे घर पे नहीं करते करते इस वक्त 2000 से ज़्यादा प्लांट्स होंगे, गमले होंगे। और संयोग ऐसा रहा कि इस गमले के शौक के कारण मैं इस प्रोफेशन में आया, लैंडस्केप वाले में। हमारे एक मित्र हैं, उनके किसी रिलेटिव की होटल बन रही थी और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप चल के थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। वो हमें लेके गए, हमने उनके यहाँ शादी का मौका था उनके परिवार में, तो कुछ गमले वमले लगाए और सीजन विंटर का था तो फ्लोरिंग बहुत बढ़िया हुई। तो वो बाय प्रोफेशन चित्तौड़ा साहब CA थे, उन्होंने कहा कि माथुर साहब आप इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते हो। मैंने कहा साहब मैं विश्वविद्यालय में हूँ, आराम से जाता आता हूँ, क्या करूँ। लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया और उसका नतीजा ये रहा कि वो 10 गमलों के कारण आज मैं इतनी बड़ी जो है लैंडस्केप इंडस्ट्री का जो है ना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है ना बन गया हूँ। तो ये शायद कुछ भी प्लान नहीं था, अपने आप होता गया। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि चूंकि मैं बहुत जिसको कह दीजिए कि तकलीफ से डिग्री करके आया हुआ था। तो उदयपुर में जब हम मकान में रहते थे, उसी में एक और रहते थे सोनी साहब, उनकी होटल बन रही थी वेलकम। तो वो रोज शाम को मुझे ले जाया करते थे। तब हमारी सैलरी बाकायदा पेपर में जो ऐड आता था वो कहते थे कि आय 4 अंकों में, यानी हमारी विश्वविद्यालय की जो सैलरी थी 1076 रुपये थी गजिस्ट्रेड पोस्ट के कारण। तो 1076 रुपये उस वक्त बहुत सफिशियंट होते थे। लेकिन उन सोनी साहब के साथ मैं होटल जाने लगा, तो शाम को बस 5 बजे आते, कुंवारे थे, नहा धो के तैयार होकर के उनके होटल पे चले जाते थे। तो बाद में पता लगा कि उन्होंने मुझे जो है 10% की पार्टनरशिप दे दी है रेस्टोरेंट में, और वो पैसा उन्होंने मुझे कभी नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं क्या था। थोड़े टाइम बाद में उदयपुर में मारुति वैन जो है वो लॉन्च हुई और वो मुझे मारुति के शोरूम पे लेके गए कि भाई तू जो है इसमें से गाड़ी पसंद कर। मैंने सर गाड़ी आपको लेनी है कि नहीं, अगर तेरे को लेनी हो तो कौन सी लेगा। तो हमने एक मारुति पसंद की और सोनी साहब ने अपने लिए एक पसंद की, और 3 महीने बाद में वो मारुति आ गई। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि जितने सालों से तुम मेरे यहाँ काम कर रहा उसका पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा था, तो मारुति तो उसमें आ गई है और तेरे को घर ले जाने की जरूरत नहीं है, होटल पे अपन बैठते हैं, इसको टैक्सी चलवाते हैं। देखिए गॉड्स प्लान कैसे शिफ्ट होता है। आप देखिए कि जहां मैं नहीं पढ़ा वहां मैंने जॉब किया, जो मैं बिजनेस कभी हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया, तो धीरे धीरे हम बिजनेस की तरफ आने लगे। और उसके बाद जो है वो हमने टैक्सी स्टार्ट कर दी, एयरपोर्ट जाती थी, लोकल घुमाती थी, तो हमको अच्छा खासा पैसा वहां से आना स्टार्ट हो गया। अब देखिए लाइफ चेंज कैसे हुई। ये बात जो है 85-86 की है और 88 में हमने डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है। तो मेरे ससुर साहब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो कहते थे कि धंधा पानी सब बेकार है, यूनिवर्सिटी जॉब इज बेस्ट। इस बीच में मार्बल इंडस्ट्री डेवलप हुई है ना, वीडियो कोचेज वगैरह, तो हमने सब में एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए थे, वहां से कुछ अर्न करना स्टार्ट हो गया था। लेकिन शादी का कुछ ऐसी कंडीशन थी तो हमने सब विड्रॉ कर लिया और शादी कर ली। अच्छा वैवाहिक जीवन चलने लगा, एक की जगह डबल सैलरी आने लगी, बड़ा बेटा हो गया। इस बीच में उदयपुर में हमने मकान बना लिया। अब आर्थिक तंगी वापस शुरू हुई।
तो हमने पीएमटी और जेट पढ़ाना चालू कर दिया, है ना। रात भर मेहनत करते थे और मुझे ध्यान है मैं एक दिन में 8 से 10 क्लासेस लेता था। गला सूख जाता था तो पोलो जो आती है विक्स वाली, कौन सी वाली, एक मिंट वाली गोली, वो लेता था और रात में थक हार करके आता था। उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, नोट्स बनाने स्टार्ट करते थे। वो कोचिंग का एक्चुअली प्रोफेशनल टाइम स्टार्ट हुआ था, जबकि बच्चों को कोचिंग क्या होती है, इंडिविजुअल टीचर के यहाँ तो जाते थे, लेकिन ग्रुप के साथ में जो है, अब फिर देखिए चेंज आया लाइफ में। चित्तौड़ा साहब आए, वो मेरे को गमला लगाने अपने वहाँ लेकर के गए। मुझे उस वक्त 100 रुपये क्लास मिलता था। ज़्यादातर टीचर्स को जब 50 रुपये क्लास मिलती थी, मुझे 100 रुपये मिलता था। लेकिन जब मैं ये गमले लगाने का काम शुरू किया तो मुझे तो 500 रुपये मिलने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कोचिंग को तो छोड़ दिया और गमले और पौधे लगाना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि तब ये लगता था कि इनिशियली कि जब मेरी सैलरी 1000 कुछ रुपए थी, कि 50 रुपये अगर दिन के कमाएं तो बहुत बढ़िया है, एक्स्ट्रा। वो हमने होटल से कमाना शुरू किया। फिर समय बदला कि 500 रुपये अगर एक्स्ट्रा दिन के आ जाएं तो अपने लिए बहुत है। तो वो हमारे कोचिंग से आने शुरू हो गए। फिर ऐसा लगने लगा है कि 500 का फिगर कम है, 5000 अगर दिन के आए तो अच्छा है। तो वो हमारे गमले लगाने से, पौधों से आया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में, लाइफ अपने आप चलती चली गई और आज मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एक्चुअली क्या है कि जीने का आनंद तो खूब लिया। जब हमारे पास में विजय सुपर स्कूटर था, पैसा नहीं होता था, तो भी वो टाइम ऐसा था जब वो मिट्टी वाली गुल्लक रखा करते थे, जिसमें 1 रुपया 10 पैसा 4 आना वो सब डालते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी दोनों ही, क्योंकि हमारे कोई लाइबिलिटी नहीं थी, है ना, और बहुत सिंपल लाइफ हमने लीड की। तो कई बार ऐसा होता था कि बच्चे की सीट जो आगे हुआ करती थी प्रिया स्कूटर पे, वो छोटा बेटा, बड़ा बेटा मेरा उस पर बैठता था, हम दोनों पति पत्नी। और जब देखते कि पेट्रोल डलाने का भी पैसा नहीं है तो हमने वो गुल्लक फोड़ के भी जो है काम शुरू किया। तो घूमने फिरने का हमने बहुत रखा, हर कंडीशन में। बजट के हिसाब से जो है पहले लोकल घूमते थे, फिर स्टेट घूमने लगे, फिर जो है पूरी कंट्री घूमे और उसके बाद में विदेश यात्राएं शुरू करी। और नतीजा ये रहा कि क्योंकि हमारा रहन सहन कुछ ऐसा ही रहा, तो मेरे दोनों बच्चे भी जो हैं वो भी इसी नेचर के हो गए हैं। और छोटा वाले ने जो है अभी जॉब में आए, उसको बहुत कम टाइम हुआ है, तो भी उसने हिमालयन जो है रॉयल एनफील्ड बुक कराई है, क्योंकि उसको जो है लद्दाख और मानसरोवर उसी से जाना है। और अभी महिंद्रा ने थार बुक कराई है। क्यों कि पापा जॉब मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन जॉब करूंगा, लेकिन सैटरडे संडे जो है मैं घूमूंगा फिरूंगा। तो घूमने फिरने का हमको बहुत शौक है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। और ये जो है हमारे एक राइटर हैं, मसूरी में बेस्ड हैं, इंग्लिश राइटर हैं, और उनका मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। रस्टी है नाम, वैसे रस्किन बॉन्ड हैं, ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन उन्होंने फ्रीडम के बाद भी जो है ना यहीं रहे। और मैं जब भी, क्योंकि बेटा देहरादून था, तो मैं जब भी मसूरी जाता हूँ उनसे ज़रूर मिलता हूँ। रस्किन बॉन्ड के पूरी सीरीज मेरे पास में है और उनको एक एक को मैंने कम से कम 500-500 बार पढ़ा होगा। डेली बिना पढ़े मेरे को नींद नहीं आती है। टीवी में जो है बहुत कम देखता हूँ, न्यूज़पेपर में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। और टीवी में अगर देखता हूँ तो मैं फॉक्स ट्रेवलर और टीएलसी जो है, जिससे कि हम डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। आप हमारे घूमने का क्रेज इससे समझ सकते हैं। एक कल्ची कोचलिन एक हीरोइन है, जिसने रॉयल एनफील्ड से नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरा अपने फादर के साथ में, फादर 75 के थे, उनके साथ में उन्होंने पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारा जो अरुणाचल, मैंने वो रूट अपनी डायरी में, मेरे पास में एक डायरी रहती है जिससे कि मैं डिसाइड करता हूँ कि अगले साल हमको कहाँ जाना है। वो पूरा रूट हमने जो है नोट डाउन किया था। और 3 साल पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट उसी रूट से हम लोग पूरा घूम करके आए हैं। और हर जगह मैं थैंक्स टू कल्ची कोचलिन कहता था कि अगर वो सीरियल मैं नहीं देखता तो शायद ये, और
प्रकृति के साथ में, क्योंकि हम एसोसिएटेड हैं, तो मुझे तो घूमना जो है बहुत अच्छा लगता है। हमने नहीं करते करते 8-10 कंट्रीज जो है सिर्फ, और उसमें भी हम फ्री लॉन्सर घूमना पसंद करते हैं। कोई ट्रेवल एजेंट नहीं, टिकट बुक कराई, नियरेस्ट जो भी आपका एयरपोर्ट की होटल होती है वहाँ गए, वहाँ जा कर के एक्सप्लोर करते हैं, वहीं से रेंट ए कार ली, या आपने जो है कोई, क्योंकि हमारा 10 जनों का ग्रुप है। मेरे से जो बड़े हैं डॉक्टर पीसी पालीवाल साहब, वो 10 साल 15 साल बड़े हैं। डॉक्टर बैराठी जो है वो मेरे से 10-15 साल छोटे हैं, और एक अर्जुन सिंह जी। ये हम 4 फैमिली हैं जो कि किसी भी कंट्री में या देश में घूमते हैं, हम लोग ग्रुप में ही घूमना पसंद करते हैं। तो 20 सीटर एसी गाड़ी ले ली, उसी में सामान पटक दिया आपने, आराम से घूमते फिरते रहे, जहाँ जचा वहाँ खाना खाया, जहाँ अच्छी जगह मिली वहाँ ठहर गए। और दुख पा करके घूमने का जो आनंद होता है, एक्सप्लोर करने का, वो आनंद हम काफ़ी लेते हैं। एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है कि आप में कुछ चीज़ें तो इंस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन लाइफ और एक्सपीरियंस जो है, जैसे जैसे आप लाइफ गुजारते हैं वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस के दौरान जो आप गलतियां करते हैं वही आपके सीखने का जो है ना सबसे बड़ा नज़रिया बनता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस के कारण क्या है कि घर में फादर के नहीं होने से मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस मिली नहीं, तो जो सीखा वो समय ने और संकट ने सिखाया। ये मेरी पूरी जो है अभी तक की जीवन यात्रा, जिसमें कि कहाँ हम पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कहाँ जॉब किया, एक एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको ये लाइक आता है तो आप जो है जो भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पर आप फॉलो करें, और अपने सजेशंस और जो है कमेंट्स जरूर दें। अभी कुछ वर्षों पहले ही एक पिक्चर आई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें ऋतिक रोशन, फरहान खान और तीसरे का नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा ही, अभय देओल, ये तीनों जो हैं दोस्त होते हैं, और ये बैचलर पार्टी जो है, बैचलर लाइफ को मतलब यूज करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए ये लोग स्पेन घूमने के लिए जाते हैं। ये मूवी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि अभी तक मैंने इसको कम से कम 1000 बार तो देख ही लिया होगा। उसके पीछे शायद मेरी कुछ दबी हुई भावनाएं, इच्छाएं, क्योंकि जब मैं बैचलर था उस वक्त आर्थिक तंगी इतनी थी कि हम कोई भी सपना देखने के लायक थे ही नहीं। साइकिल भी किराए की लेकर के अपना चला करते थे। तो शायद ये मेरी दबी हुई भावनाएं हैं कि अगर कभी मौका मिलता या मिले तो इन तीनों दोस्तों की तरह अपने पुराने दोस्तों के साथ में जो है कहीं ना कहीं एक ट्रिप जरूर करना चाहिए। कुछ भी नहीं, जिंदगी वास्तव में जो आप कह रहे हैं ना कि आनंद लेने का है, और आनंद का पैसे से मुझे लगता है कोई लेना देना नहीं है। जब मैं जॉब में आया, फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर हुई, तो मैंने अपनी सबसे पुरानी और दबी हुई इच्छा, कारण कि हमारे एक भाई साहब थे जो स्केटिंग किया करते थे, और उन दिनों पिक्चर आई थी सीता और गीता, उसमें स्केटिंग करते हुए जो है गाना गाया जाता है। वो कहीं मेरे मन में भावना थी। तो उदयपुर में एक जैन स्पोर्ट्स है जहाँ मैं गया, सैलरी का पैसा, क्योंकि तब एटीएम तो होता नहीं था, और जाकर के उसको कहा कि भाई अवेलेबल स्केट्स में से जो बेस्ट हो वो तू मेरे को दे। वो स्केट्स मैंने लिए। मेरे पास में एक पुराना सा स्कूटर था, वो लेकर के हम फतसागर गए, और उस दिन मैंने कम से कम 8 घंटे स्केटिंग करी। और नतीजा ये रहा कि जब मैं, क्योंकि यहाँ आया था तो मैं पीजी हॉस्टल में ही रहता था, किसी के साथ शेयर करता था, तो हालत ये हो गई कि उसके लिए हमको एक बुकिंग रजिस्टर बनाना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में हर बच्चे का ये सपना होता था कि मैं स्केटिंग करूं। और नहीं करते करते कईयों के लगी भी, कईयों ने सीखा भी। सेकंड जो है सैलरी मिली तो मैं गया जैन स्टोर, और मैंने कहा भाई फिश कवर वाला मेरे को बैट दे, क्योंकि उस समय जब मैं कुंवारा था, पढ़ता था, तब मैं ये खरीद ही नहीं पाया। तो ये जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण जो है, लेकिन जिसने भी नहीं देखी हो एक बार, और उसमें बहुत बढ़िया कैटरीना कैफ ये कहती है, ऋतिक रोशन ये कहता है कि मैंने ये प्लान किया कि 40 तक कमाई और उसके बाद में जो है जिंदगी में ऐश। तो ये कहती है कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि जो है तुम 40 साल तक जिंदा रहोगे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो जो जीना है वो आज जीना है, जैसे भी जिए,
और आप ये मतलब इंतजार मत कीजिए कि इतना पैसा होगा तो मैं आनंद की अनुभूति करूंगा। पैसे का आनंद से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अनुभूति है। आप भूखे पेट भी आनंद ले सकते हैं, बशर्ते जिंदगी के प्रति आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। धन्यवाद।